आज के इस वीडियो में सेल डिवीज़न का अध्ययन करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सेल डिवीज़न अथवा कोशिका विभाजन बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर के आकार में वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कोशिका तथा कोशिका द्रव्य की वृद्धि के कारण एक ऐसी स्थिति आती है जब यह संबंध टूट जाता है तथा मातृ कोशिका या मदर सेल जब संतति या पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है तब इसे सेल डिवीजन कहते हैं। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण को ही कोशिका विभाजन या कोशिका निर्माण सेल फॉर्मेशन कहते हैं। कोशिका विभाजन निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला सूत्री विभाजन या समसूत्रण अथवा कायिक सूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। सेकेंड को अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसे मियोसिस रिडक्शन डिवीजन या मियोटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। थर्ड होता है स्वतंत्र कोशिका निर्माण, फ्री सेल फॉर्मेशन। चौथे को मुकुलन या बर्डिंग कहते हैं। और पांचवा सेल डिवीजन असूत्री विभाजन होता है, जिसे एमाइटोसिस भी कहते हैं। सूत्री विभाजन को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। फर्स्ट को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसमें केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में बढ़ जाता है। सेकेंड साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, जिसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। इस क्रिया में कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है। लेकिन साइटोकाइनेसिस की क्रिया जंतु और पादप कोशिकाओं में थोड़ा अलग होती है। पादप कोशिकाओं में मध्य पटलिका या मिडिल लैमेली बनती है, जिसे सेल प्लेट कहते हैं। इस सेल प्लेट से कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में मध्य रेखा या इक्वेटोरियल प्लेट बनती है और इसमें साइटोकाइनेसिस जीव द्रव्य झिल्ली के संकीर्णन या कॉन्स्ट्रिक्शन या विदलन खांच क्लीवेज फरोज के द्वारा अलग होती है। कोशिका चक्र सेल साइकिल समसूत्री विभाजन के अंत में केंद्रक दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, जिससे एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कोशिका विभाजन में क्रमिक रूप से निम्न चार प्रवस्थाएं आती हैं: G1, S, G2 और यम फेज प्रवस्था। G1 प्रवस्था या सेल ग्रोथ फेज लंबी होती है। इसमें कुल 6 से 12 घंटे का समय लगता है। इस प्रवस्था में ढेर सारी प्रोटीन का निर्माण होता है और कोशिका लंबाई में बढ़ती है। इसके बाद यस फेज की प्रवस्था आती है, जिसमें 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रवस्था में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है। इसके बाद G2 फेज आती है, जिसे सेल ग्रोथ फेज कहते हैं। इसमें 3 से 4 घंटे का समय लगता है और इस प्रवस्था में ढेर सारी प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके बाद जो प्रवस्था आती है उसे यम फेज कहते हैं। G1, S और G2 को इंटरफेज कहते हैं। इस पूर्वावस्था या इंटरफेज प्रवस्था में 95% समय लगता है, लेकिन वास्तविक कोशिका विभाजन जो संपन्न होती है वह 5% समय में संपन्न होती है यम फेज में। यम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और डाइकाइनेसिस के द्वारा एक कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। कोशिका का केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है और कोशिका विभाजन में लगभग 1 घंटे का समय लगता है।
अब हम लोग इंटरफेज या पूर्वावस्था का अध्ययन करेंगे। इस पूर्वावस्था में कोशिका अपने आप को कोशिका विभाजन के लिए तैयार करती है। एक कोशिका चक्र घटनाओं की एक श्रृंखला है जो एक कोशिका के बढ़ने और विभाजित होने पर होती है। एक कोशिका अपना अधिकांश समय इंटरफेज कहलाने में बिताती है और इस समय के दौरान यह बढ़ता है, अपने गुणसूत्रों की प्रतिकृति या कॉपी बनाता है और कोशिका विभाजन की तैयारी करता है। कोशिका तब इंटरफेज छोड़ देती है जब माइटोसिस से होकर गुजरती है और अपना विभाजन पूरा करती है। परिणामी कोशिकाएं, जिन्हें पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल्स कहते हैं, इस रूप में जानी जाती हैं। प्रत्येक अपने स्वयं के इंटरफेज में प्रवेश करती हैं और कोशिका चक्र का एक नया दौर शुरू होता है। फलस्वरूप इस पूर्वावस्था के बाद कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जीवन प्रवस्था, जीवन फेज या फर्स्ट गैप या पोस्ट माइटोटिक फेज प्रवस्था। इस प्रवस्था में प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण होता है। इस प्रवस्था में डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम्स का संश्लेषण या निर्माण एवं संग्रह होता है। इसी प्रवस्था में ही डीएनए के नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन का संश्लेषण एवं संग्रह होता है। इस प्रवस्था में पूरे कोशिका विभाजन चक्र के पूर्ण समय का लगभग 30 से 40% समय लगता है। इस प्रवस्था में गुणसूत्र लंबे व पतले होते हैं। वे अधिक अभिरंजन नहीं लेते, अर्थात वो जल्दी रंग उन पर नहीं चढ़ता और गुणसूत्र एक दूसरे के लिए जोड़े बनाते हैं। गुणसूत्र आपस में लिपटे रहते हैं। जीवन प्रवस्था के अंत में कोशिका के लिए दो विकल्प होते हैं। वो विभाजन के अगले स्टेज में जाएगा तो उसे यस फेज में जाना पड़ेगा, और अगर वो विभाजन नहीं करना चाहता है तो वह G0 फेज में जाता है। G0 फेज में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, जैसे न्यूरॉन्स, मसल्स कोशिकाएं, उसमें चले जाती हैं। कभी कभी लीवर कोशिकाएं जब विभाजन नहीं करना होता है तब वे G0 फेज में जाती हैं। G0 फेज को नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। लीवर कोशिकाएं या अन्य कोशिकाएं इस फेज में पड़ी रहती हैं और जब इनको कोशिका विभाजन करना होता है तब वो पुनः अगले स्टेज में जाती हैं। इंटरफेज की सेकेंड प्रवस्था को यस फेज कहते हैं, फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का निर्माण। यह प्रवस्था जीवन फेज के बाद आती है। इसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है और गुणसूत्र लंबाई में दो भागों में बढ़ जाता है। अतः इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र से दो अर्धगुणसूत्र या दो क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है और गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से दो अर्धगुणसूत्र दिखाई देना प्रारंभ करते हैं। G2 प्रवस्था या सेकेंड गैप या पोस्ट माइटोटिक फेज। इस प्रवस्था में कोशिका अगले कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। इसमें 10 से 20% का समय लगता है। वास्तव में जीवन फेज, यस फेज, G2 फेज तीनों विभाजनतराल या इंटरफेज की अवस्था होती हैं। कोशिका चक्र का नियमन साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज CDC2 काइनेज एंजाइम्स द्वारा होता है। साइक्लिन वे प्रोटीन होती हैं जो प्रोटीन काइनेज को कोशिका चक्र के नियमन के लिए सक्रिय करते हैं। यम प्रवस्था, चौथी प्रवस्था को माइटोटिक फेज या यम फेज कहते हैं। यह प्रवस्था G2 फेज के बाद आती है। इसमें सूत्री विभाजन की वास्तविक क्रिया संपन्न होती है, जिसमें पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था
और अंत्यावस्था आती हैं, जिसे क्रमशः प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहते हैं। इस प्रावस्था में पूरे माइटोटिक साइकिल का 5 से 10% का समय लगता है। अब हम लोग समसूत्री या सूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। समसूत्री विभाजन सभी कायिक कोशिकाओं में होता है, अर्थात जनन कोशिकाओं को छोड़ करके शरीर के सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सन 1882 में किया था। पौधों में भी समसूत्री विभाजन वृद्धि प्रदेशों, ग्रोइंग रीजन्स में विभज्योतकी कोशिकाओं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है, अर्थात पौधों में विशेष प्रकार के ग्रोइंग रीजन होते हैं, वृद्धि क्षेत्र होते हैं, उसी में कोशिका विभाजन होता है। और अन्य कोशिकाओं में सेल इलोंगेशन होता है। पौधों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो पौधों के प्रोटोशीर्ष, स्टीम टिप, अर्थात पौधों के सबसे ऊपरी भाग व मूल शीर्ष, रूट टिप, या पौधों के सबसे निचले भाग, जड़ के सबसे निचले भाग की कोशिकाओं में ही कोशिका विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और अन्य कोशिकाओं में कोशिकाओं का दीर्घीकरण या सेल इलोंगेशन होता है। कोशिका विभाजन से पूर्व की अवस्था को विभाजनतराल अवस्था या इंटरफेज कहते हैं। इस अवस्था में केंद्रक का क्रोमेटिन मटेरियल केंद्रक द्रव्य में बिखरा रहता है, सस्पेंडेड रहता है, और अनेक पतले सूत्र कुंडलित रूप में क्रोमेटिन का जाल बना लेते हैं। इसमें गुणसूत्र स्पष्ट अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। समसूत्री विभाजन में प्रमुख 4 अवस्थाएं संपन्न होती हैं और एक केंद्रक 2 केंद्रकों में बदल जाता है। इन अवस्थाओं को क्रमशः प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहते हैं। और केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक का विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन की प्रथम प्रावस्था पूर्वावस्था या प्रोफेज स्टार्ट होती है। यह कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था होती है। इसमें क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे कुंडलित धागों में बदल जाता है और ये धागे खुल जाते हैं। इन रचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। प्रारंभिक पूर्वावस्था को सुप्रीम स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र एक दूसरे पर लिपटे रहते हैं, अर्थात गुणसूत्र ओवरलैपिंग किए होते हैं। कुछ समय बाद कुछ मोटे तथा घने हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 सूत्रों का बना होता है जो एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। इनको अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड्स कहते हैं। उस स्थान को जहाँ ये जुड़े रहते हैं उसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर या कैंटोचोर कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के चारों ओर मैट्रिक्स एकत्र हो जाती है और गुणसूत्र अत्यधिक संघनित हो जाते हैं। अर्थात प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र में बदल जाते हैं। गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं जिनके चारों ओर मैट्रिक्स एकत्र हो जाता है और प्रत्येक गुणसूत्र के अर्धगुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं और इनका मैट्रिक्स संघनित हो जाता है। प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र के ऊपर माला के दानों के समान रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। इन पर जीन्स पाए जाते हैं। इस अवस्था के अंत तक केंद्रक का केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका न्यूक्लियोलस समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र मध्य रेखा या इक्वेटर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। यदि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन हो रहा होता है तब सेंट्रोमियर या तारक काय भी 2 भागों में बढ़ जाता है
और तारक काय से छोटी छोटी कीड़े निकलती हैं और दोनों ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ करती हैं। प्रोफेज प्रावस्था में निम्न परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले सेंट्रोसोम या तारकाय दो भागों में बंटकर दोनों ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। गुणसूत्र बीच से दो भागों में फट जाते हैं और सेंट्रोमियर के द्वारा दो अर्धगुणसूत्र जुड़े हुए प्रतीत होते हैं और केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिका धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। मेटाफेज या मध्यावस्था, यह अवस्था पूर्वावस्था या प्रोफेज से छोटी होती है और इसके बाद आती है। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा, जिसे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, इस मध्य रेखा पर एकत्र हो जाते हैं और एक तरकु या स्पेंडल धागे के रूप में एक आकृति बन जाती है। इसके दोनों सिरों को ध्रुव या पोल्स और मध्य तल को मध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। प्रत्येक अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड्स के गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर से कुछ तरकु, जिन्हें ट्रैक्टाइल फाइबर्स कहते हैं, इन सूत्रों से गुणसूत्र के सेंट्रोमियर जुड़ जाते हैं। कुछ समय पश्चात प्रत्येक सेंट्रोमियर दो भागों में बंट जाता है और इसके साथ ही एक गुणसूत्र से उत्पन्न दोनों अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। गुणसूत्रों की संख्या तथा संरचना का अध्ययन सबसे उपयुक्त तरीके से मेटाफेज प्रावस्था में होता है। अर्थात मेटाफेज में दोनों ध्रुवों से पतले पतले धागे के रूप में ट्रैक्टाइल तंतु निकलते हैं और इन ट्रैक्टाइल तंतुओं से गुणसूत्र के सेंट्रोमियर जुड़ जाते हैं और इसके बाद इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और मेटाफेज प्रावस्था के अंत तक गुणसूत्र सेंट्रोमियर से दोनों अर्धगुणसूत्र दो भागों में बंटकर दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अर्थात मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर एकत्र हो जाते हैं। मेटाफेज के बाद एनाफेज प्रावस्था शुरू होती है, जिसे पश्चावस्था कहते हैं। यह सबसे छोटी अवस्था होती है। इस अवस्था में अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड्स अलग होना आरंभ कर देते हैं। इस समय ये कैपिटल यू, वी या यल आकार के दिखाई देने लगते हैं और तरकु या स्पिंडल के विपरीत दोनों ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। अर्थात गुणसूत्रों के अर्धगुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर खिंचाव के कारण जाने लगते हैं। इन अर्धगुणसूत्रों को संतति गुणसूत्र या डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। सेपरेज एंजाइम गुणसूत्रों को पृथक करने में काम करता है। अर्थात एनाफेज प्रावस्था में सेंट्रोमियर से गुणसूत्रों के अर्धगुणसूत्र अलग हो जाते हैं। आधे अर्धगुणसूत्र ऊपर की ओर और आधे गुणसूत्र नीचे की ओर जाना प्रारंभ करते हैं और दोनों ध्रुवों की ओर जाकर कुंडलन स्टार्ट हो जाता है। टीलोफेज या अंत्यावस्था, यह कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में संतत गुणसूत्रों के समूह विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्र हो जाते हैं। अब संतति गुणसूत्रों के प्रत्येक समूह के चारों ओर केंद्र कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और केंद्रिका, जिसे न्यूक्लियोलस भी कहते हैं, इनका भी पुनः निर्माण हो जाता है। अर्थात दोनों ध्रुवों की ओर जाकर के गुणसूत्र कुंडलित हो जाते हैं। पुनः केंद्रक कला और केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। तर्क समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र एक जालिका के रूप में दिखाई देते हैं और मैट्रिक्स भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कोशिका में एक केंद्रक से दो पुत्री केंद्रकों का
निर्माण हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस के द्वारा एक केंद्रक के दो केंद्रकों में बंटने के बाद साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रारंभ होता है, क्योंकि नई पुत्री कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, राइबोसोम्स या तमाम कोशिकांगों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। पादप कोशिकाओं के साइटोकाइनेसिस क्रिया में दो पुत्री केंद्रकों के मध्य में गोल्जी बॉडीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स एकत्रित होकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और एक प्लेट का निर्माण करती हैं, जिसे मध्य पटलिका या मिडिल लैमेली कहते हैं। यह पटलिका के ऊपर सेल्यूलोज की भित्ति बना लेती है, जिससे दो संतत कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, अर्थात सेल प्लेट से कोशिकाएं दो भागों में बढ़ती हैं। लेकिन जंतु कोशिकाओं में दो पुत्री केंद्रकों के बीच मध्य रेखा या इक्वेटोरियल भाग में साइटोकाइनेसिस जीव द्रव्य झिल्ली के संकीर्णन या कॉन्स्ट्रिक्शन या विदलन खांच, जिसे क्लीवेज फरो कहते हैं, इस खांच के बनने के द्वारा जंतु कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोट्स के साथ मेरे वीडियो को पढ़ें।